हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का राजन सर आर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आपको जैसे पता है कि हमारी क्लास चल रही है 10th की मैथ, और आपके अभी तक हमने 3 वीडियो शूट करा दिए हैं। यहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था। संख्या पद्धति में हमने आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी के बारे में आपको हमने पहली क्लासों में बताया था। ठीक, और उन्हीं से हमने रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराए थे। कुछ क्वेश्चन और रह गए थे जो महत्वपूर्ण है चैप्टर फर्स्ट से, संख्या पद्धति से, जो अधिकतर आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो आज हम उनको करेंगे। ठीक, और जो भी विद्यार्थी हमारी कोचिंग में जुड़ना चाहता है वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नाम है अनिल सर। ठीक, यहाँ पर आपको हम 10th की मैथ पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर है। ठीक, और यहाँ पर हमने आपको इन सब के बारे में पढ़ाया था। साथ में मैंने आपको जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आता है, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, ये सब चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में है, संख्या पद्धति है, सिर्फ संख्या पद्धति के बारे में ही आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति में परिमेय संख्या आती है, आपकी अपरिमेय संख्या आती है, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों? ये आपको सिद्ध करके बताना है कि ये इस क्वेश्चन में जो ये संख्याएं दी हैं इनने, ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो हम इनको कैसे करेंगे? देखिए, हल क्या करते हैं हम? पहले इसको करते हैं 7 × 11 × 13 × 13 + 13। देखिए 7 × 11 × 13 + 13। अब आप ऐसे में इसको देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। देखिए 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और वो भी 13 भी अभाज्य है। तो ये संख्या तो अभाज्य है, लेकिन हमें पता करना है कि भाज्य है कि नहीं। तो भाज्य का आपको पता है ना, एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य क्या कहलाती है? वो संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो आप देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे? 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पर 13 को कॉमन ले लिया तो कोष्टक में बचा 7 × 11 × 1 + 1, ये बचेगा। आपने किसको कॉमन ले लिया? 13 को कॉमन ले लिया। अभी सिर्फ हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला। ठीक, क्या करा हमने? 13 कॉमन ले लिया। अब अंदर वाले का गुणा करते हैं, तो बाहर वाला 13, 7 का गुणा 11 में किया 77 और +1। ठीक, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 × 78। कितना आ गया? 13 × 78। तो आप देखो 13 और 78 ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 13 और 78, 13 भी विभाजित हो रहा है और 78 भी विभाजित हो रहा है, और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या आएगी वो भी विभाजित होगी। तो आप लिख दोगे कि यह भाज्य संख्या है। ठीक, क्या करना है? 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है? 13 कॉमन लेना है। 13 कॉमन लिया तो कोष्टक में बचा 7 × 11 × 1 + 1। हमने 7 का गुणा किस में करा? 11 में। तो कितना हो गया? 77 और +1, तो क्या हुआ? 13 × 78। और 13 × 78 आप देखो कि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो आप लिख दोगे कि यह
भाज्य संख्या है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद वाला ये वाला देखते हैं, इसको भी सिर्फ ऐसे ही करना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक, अभी ये प्लस 5 हो गया, ये अलग बट गया, ये है। अब आप देखो इस पूरी संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इस भी है और इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इन पूरी संख्या में 5 कॉमन ले लेंगे। हमने 5 कॉमन ले लिया तो कोष्टक में बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये बचा। ठीक, क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। हमने क्या कॉमन ले लिया, 5 को कॉमन ले लिया। तो कोष्टक में बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब हमने क्या करा, अब हम इसका अंदर वाले का गुणा करेंगे। तो 5 गुणा करेंगे, 7 का गुणा 6 में करा तो 42। ठीक, 4 और 3 का गुणा करा तो 12, 2 और 1 का गुणा करा तो 2 और प्लस 1। अब फिर करेंगे गुणा, 5 कोष्टक में 42 गुणा 24 प्लस 1। ठीक, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 24 में 1 जोड़ दो, नहीं, पहले क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, फिर बाद में जोड़ा जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर साइड में 42 गुणा 24 का गुणा कर लेते हैं। पहले 42 गुणा 24 का गुणा करेंगे तो पहले 4 का गुणा किया 2 में 8, 4 का गुणा 4 में किया तो कितना आया 16, 1 कट्टा 4, 2 का गुणा 4 में किया तो 4 और 2 का गुणा 4 में किया तो कितना आया 8, ये 8, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 1008 आ गया गुणा करने पर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 कोष्टक में 1008 प्लस 1। ठीक, इतना आया। अब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 1009, क्या आ जाएगा 5 गुणा 1009। और जब आप 5 गुणा 1009 का भी आपस में गुणा करेंगे तो 5045 संख्या बनेगी। और 5045 संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या है जो कि 5 से भी विभाजित हो रही है और 1009 से भी विभाजित हो रही है। तो आप लिख दोगे यहां पर क्या, तो आप लिख दोगे कि यह संख्या, यहीं पे तो आप लिख दोगे यह संख्या भाज्य संख्या है। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन की व्याख्या करनी थी, सिद्ध करना था। क्या किया हमने क्वेश्चन में, हमने क्या किया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में जो भी संख्या 2 बार आई है उसका कॉमन लिया। तो 5 और 5 क्या आए 2 बार, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। इन सब का जब हमने गुणा करा तो हमारा कोष्टक में 1008 प्लस 1 आया। 1008 में हमने 1 को जोड़ दिया तो 5 गुणा कितना हो गया 1009। जब आप इसका भी गुणा करोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी, कितनी 5045। और ये 5045 संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या है क्योंकि यह 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 1009 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। तो लिख देंगे कि यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो पेपर में आया है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए। क्या है, एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था यहां पर कि
HCF होता है और LCM होता है। HCF और LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता है, और LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमें क्या चाहिए पड़ता है? फैक्टर चाहिए पड़ता है, और ये कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मैंने आपको ये क्लास में जो मेरी क्लासें पहले करी हैं उनमें मैंने आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि एचसीएफ कहाँ पर ज्ञात किया जाता है? जिस क्वेश्चन में लिखा रहता है अधिकतम, जिस भी क्वेश्चन में आपको ये शब्द मिल जाए, क्या? अधिकतम, वहां पर हम क्या निकालते हैं? हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं लिखा आएगा कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन में देखिए, इस जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कहां पर निकाला जाता है क्वेश्चन में। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि एचसीएफ कहां पर निकालते हैं? जहां पर शब्द का प्रयोग हो अधिकतम से अधिकतम, और एलसीएम वहां पर क्या निकाला जाता है? एचसीएफ, जहां पर अधिकतम शब्द का प्रयोग किया जाए। और एलसीएम कहां निकाला जाता है? जहां पर आपसे जैसे कि कोई भी मैदान के चक्कर के बारे में बात किया जाए, मैदान का चक्कर बोला जाए, घंटी बज रही हो, सुई की घंटी कितनी बार बजी, यहां पर भी आप क्या करते हैं? यहां पर भी आप क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। मैदान के चक्कर, सुई की घंटी, ठीक, और न्यूनतम और छोटे से छोटी संख्या, वहां पर भी आप सब पे क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। याद रखिएगा, एलसीएम कहाँ निकालते हैं? मैदान का चक्कर, सुई की घंटियां कितनी बार बजी, घड़ी की घंटियां कितनी बार बजी, यही, और छोटे से छोटी संख्या, वहां पर आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, गोल। ये गोल है, गोल मतलब वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना? ये पूरा चक्कर जब सोनिया लगाती है तो उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? इसी मैदान का चक्कर लगाने में पूरा उसको 12 मिनट लगते हैं। एक को 18 मिनट और एक को क्या लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, मतलब वो दोनों एक ही जगह पर खड़े हों मैदान में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब वो एक ही दिशा में चलें, विपरीत नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः, मतलब जहां से उन्होंने स्टार्ट करा था, वे दोनों एक ही साथ कितने समय पर मिलेंगे? तो देखो, आपको मैंने बोला था ना, मैदान के चक्कर वृत्ताकार चक्कर हो तो वहां पर हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? इस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे? देखिए, हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? आपको पता है 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 18 का गुणनखंड तोड़ते हैं पहले। तो 18 का गुणनखंड तोड़ने के लिए पहले 2 से विभाजित करेंगे। सबसे छोटी संख्या तो कितनी बार गया? 9 बार। ठीक, फिर 3 से विभाजित करेंगे।
तो 3 बार, फिर 3 से विभाजित करा तो 1 बार। ठीक, कितना? 1 बार और 1 बार। ठीक, इतना करेंगे। ठीक, ये हमने कर दिया। अब आप देखिए, फिर हमने क्या करा, 12 को विभाजित करेंगे, फिर 12 को भी इसी तरीके से पहले 2 से विभाजित करा तो कितना आया 6, फिर 2 से विभाजित करा तो 3, फिर 3 से विभाजित करा तो 1। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो 18 और 12 को विभाजित करे। किसको? 18 और 12 को विभाजित करे और अपने आप में बड़ी भी हो। तो क्या करेंगे, देखो 18 को जब आपने 18 का गुणनखंड तोड़ा तो 2 एक बार आया और 3 2 बार आया। 2 एक बार आया और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। लिखना है 18 बराबर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक, फिर 12 में भी, 12 में यहां पर 2 कितनी बार आया? 2 बार, और 3 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया विद्यार्थियों? 2 बार, और 3 कितनी बार आया? 1 बार। मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर वाली संख्या लेनी है और उनका गुणा करना है, और जो गुणा आएगा वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो देखो, आप देख रहे हो कि यहां पर बड़ी पावर एक तो 3 की आई और एक किसकी आई? 2 की आई। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इन दोनों में से पावर वाली बड़ी वाली ले लेते हैं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। दोनों का गुणा करा तो कितना आया? 36। कितना आया? 36। तो कहने का मतलब ये है कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे? तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वह दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से दोनों ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। समझ में आया? एक बार और समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों में दिया नहीं रहता कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं 10th क्लास में बोर्ड के पेपर में। और जो भी विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैथ नहीं बन रही है, हम सरों के पास जा रहे हैं, हमें मैथ समझ में नहीं आ रही है। आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस से। ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको मैथ मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन कंसेप्ट से समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में भी आएगा और आपको बिल्कुल पेपर में अच्छे से ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ में। ठीक, तो आप समझिए क्या बताया था मैंने आपको कि एलसीएम और एचसीएफ, जब तक आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में नहीं जानते तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको जानना जरूरी है कि एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। इन दोनों का मतलब ही है अलग, महत्तम और लघुत्तम। एचसीएफ कहां निकालना पड़ता है? जहां आपको क्वेश्चन में अधिकतम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां हम एचसीएफ निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक हम कहां निकालते हैं? वहां पर निकालते हैं जहां किसी मैदान के चक्कर की बात की गई हो, या सुई की घंटियां कितनी बार बज रही हैं, एक साथ कितनी बार बजेंगी, वहां पर बात की गई हो, या छोटे से छोटी संख्या के बारे में बात की गई हो, वहां पर हम क्या निकालते हैं विद्यार्थियों? एलसीएम निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा, ये कॉपी में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहां पर निकालते हैं। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में वही बात की गई कि मैदान की बात करी गई है कि वृत्त के चारों ओर वाला। तो हमने क्या किया? 18 और 12 का एलसीएम लिया। हमने 18 और 12 का एलसीएम लिया तो हमने देखा 18 में 2 एक बार आया और 3 2 बार आया, 12 में 2 2 बार आया और 3 एक बार आया। ठीक,
तो मैंने आपको बताया है कि एलसीएम किस तरीके से निकालते, पावर वाली संख्या, हाईएस्ट पावर वाली संख्या लेते हैं और उनका आपस में गुणा करते हैं, और ऐसी हाईएस्ट संख्या चाहिए कि जो इन दोनों से विभाजित हो। किन दोनों से विभाजित हो? इन दोनों से विभाजित हो। इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ही निकलनी चाहिए। तो हमने क्या करा, देखा हमने जब इनका निकाला तो हमने देखा कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों का गुणा करा तो कितना आया? 36। और 36 क्या हुआ? ये मिनट में आया, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिनट में दिया था, तो आप कहोगे कितना आएगा? 36 मिनट। मतलब ये दोनों जब चक्कर लगा के आएंगे तो एक साथ जब मिलेंगे, एक साथ बाद जब मिलेंगे तब कितने मिनट हो जाएंगे? 36 मिनट हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है सभी को? वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। आप लिख देंगे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 26 मिनट बाद मिलेंगे। और आप भैया, आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड है, तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है पेपर में। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके, जितने डिटेल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उतने डिटेल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने अच्छे डिटेल से उसको सॉल्व और सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, एग्जामिनर आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी छोटे तौर तरीके से कर देंगे तो आपको उतने ही कम नंबर मिलेंगे। आप जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेपर में आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी का 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। किसके पीछे कार्य करना है? एक 216 सदस्यों वाली एक टीम है जिसके पीछे 12 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड को पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों मतलब लाइन, स्तंभ को क्या बोलते हैं? लाइन। और मार्च करना मतलब पैदल मार्च करना। ठीक, मार्च करना है। मार्च करना क्या कहलाता है? पैदल मार्च, परेड करना। ठीक, वो मार्च कहलाता है। और स्तंभ क्या कहलाता है? लाइन, पंक्तिबद्ध में हमें करना है। तो बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? मतलब 216 सदस्य हैं और उनको 32 सदस्यों वाली एक बैंड की लाइन में बनाना है। तो वो ये कह रहा है कि भैया हम इतनी कितनी लाइनें बनाएंगे कि ये सदस्य पूरे हो जाएं, और हर लाइन में कितने सदस्य हों? 32 सदस्य हों। तो क्या करेंगे? कितनी लाइनें बनाएंगे? तो क्या करना है? आपको बोला है शब्द, देखिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर? अधिकतम शब्द का प्रयोग। अधिकतम मतलब क्या निकालना है यहां पर? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अधिकतम शब्द का प्रयोग करा है मतलब एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो इनको विभाजित करे। तो हम क्या करेंगे? आपको संख्या क्या दी है? 616 और 32। हम क्या करेंगे? इसको विभाजित करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो क्या करेंगे? 616 में हम 32 से विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे? 32 से। देखो 32 से विभाजित करेंगे तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाता है। तो एक बार जाएगा, 32 से भाग दिया, कितना आया? 9 हासिल आई, कितना? 2 और फिर 6। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? तो फिर विभाजित करिए, तो कितनी बार जाएगा? 32 में कितने का गुणा करें? 3 का? नहीं, 32 में कितने का गुणा करें? 8 का। 8 दूनी 16 और 24 और 1 25। नहीं, कितने का? 29 में अब 9 का गुणा करें तो कितना? 9 × 54। 32 में हम कितने का गुणा करें? 9 का।
तो 9 दूनी 18, 1 27 और 1 28। देखो 28 करा, विभाजित करा। देखो जब तक विभाजित करना है, जब तक की संख्या क्या ना हो जाए, विभाजित ना हो जाए पूर्णता। जब वो पूर्णता विभाजित हो जाती है तो आपका क्या निकल आता है, एचसीएफ निकल आता है। हमने क्या करा, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 616। 616 में 32 से भाग दिया है तो 32 से कम 32, 1 1 का माने 11, 11 में से 2 गए तो कितना आया 9, हासिल आई 1, तो 3 और 1 4, 4 गए, 6 में से कितने तो बचे 2, उतारा 6। अब फिर देंगे 32 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार जाने पर कितना आएगा 288, 6 माने 16 तो 8, हासिल आई 1 तो कट और कट, कितना बचा शेषफल 8। अब इस 8 से किसको विभाजित करेंगे, 32 को विभाजित करेंगे। ऐसे ही करते चलते हैं, 32 को फिर विभाजित करेंगे 8 से। तो देखो 8 से 32 पूर्णता विभाजित है, 8 चौको 32, 4 बार जाएगा 32 से तो कट गए। 32 से जहां पर जिस संख्या से भाग देने पर संख्या पूरी कट जाए वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है विद्यार्थी। तो 8 से क्या हुआ, 32 विभाजित हो गया तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इस संख्या में, तो इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा 8। मतलब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या कौन सी है, 8 है। तो कहने का मतलब है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही है और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, राजन सर आर्ट कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी भी हमारी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फीस हमने आप लोगों के लिए रखी है, तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक, और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको आगे की क्लास में आपके मनपसंद सब्जेक्ट आप ले सकते हैं आराम से। और जो विद्यार्थी 10th में अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाता है वो डायरेक्ट डाकघर में भी जॉब प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है और जिन विद्यार्थियों की मैथ कमज़ोर है वो मैथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं हमारे द्वारा। अगर वो क्लास नहीं आ सकते तो वो हमारे ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बैच भी मिल जाएंगे, बहुत न्यूनतम मात्रा में मिलेंगे। यहाँ पर आज टीकमगढ़ में कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ राजन सर आर्ट कोचिंग क्लासेस में ही बैच ऑनलाइन चल रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पे। क्लास के बाद आपको नंबर भी बता दिए जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए समझिएगा क्या लिखा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्रवृत्ति का है। तो मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में शांत और अशांत प्रवृत्ति का मतलब बताया था। शांत के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी क्या अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। कौन सी संख्याएं आनी चाहिए, अभाज्य। लेकिन वो अभाज्य संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होनी चाहिए, तो वह शांत प्रसार का है। यदि अशांत प्रसार का है तो अशांत प्रसार में 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा भी और संख्याएं आएंगी, के अलावा भी और संख्याएं आएंगी, अलावा और संख्याएं आएंगी, तो वह अशांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको शांत और अशांत प्रवृत्ति का बताना है, लेकिन इनको किस में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 2 और 5 के रूप में तोड़ना है। अगर 7 और भी रूप में टूटा तो वह अशांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। शांत प्रवृत्ति का कब कहलाएगा, जब 2 या 5 आ जाएं। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन में करते हैं, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 29/343 और अकेले किसका करना है, हर का करना है। यह है अंश
और ये नीचे वाला क्या कहलाता है आपका हर, अंश और हर। ठीक, तो हम क्या करेंगे 343 का गुणनखंड तोड़ेंगे। आप जब 343 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो आप देखिए किससे टूटेगा, तो हम देख ही रहे हैं कि किससे टूटेगा, पहले 7 से ही टूटेगा, 7 से टूटेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, कितना बचा 6, फिर जाएगा 7 नाम 63, फिर देखो आपने 7 से तोड़ा, 7 सतैया 49, फिर आपने 7 से तोड़ा, 7 एकम 7। तो देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, 29/7 की पावर कितनी आ गई, क्यू आ गई। मतलब ये 7 की पावर क्यू आ गई। यहां पर क्या नहीं आया, ना 2 आया और ना 2 और 5 नहीं आए, दोनों नहीं आए। कौन नहीं आए, 2 और 5 दोनों नहीं आए। मतलब 2 और 5 ना आने के कारण यह कौन सी प्रवृत्ति का हुआ, तो आप लिख देंगे यह है अशांत, यह क्या है अशांत प्रसार, यह अशांत आवृत्ति का है। यह किसका है, अशांत आवृत्ति का है। विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं और साथ में उनमें ये लिखना भी है और इस तरीके से पूरे इसको सॉल्व भी करना है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और ये भी लिखना है यह अशांत आवृत्ति का है। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट करते हैं। मैं बोल चुका हूं कि जो भी विद्यार्थी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत ही धीमे लेवल से। बाकी कोचिंगों से आपको यहाँ पर बेहतरीन मैथ पढ़ाई जाएगी। सभी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे और बहुत ही कम फीस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों फ्रेंडों से बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 2-2 बार पढ़ने को मिलेगा चैप्टर। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जहाँ चीज़ ऑफलाइन में समझ में नहीं आई आप ऑनलाइन में समझ सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन में समझ में नहीं आई आपको वो आप ऑफलाइन में समझ सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से फायदे होंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पचास क्या है, 35/50। ठीक, क्या क्वेश्चन है, 35/50। तो क्या करेंगे, 50 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 50 का गुणनखंड तोड़ा आपने तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी आई, 5 की पावर 2। मतलब यहाँ पर 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। जब 2 और 5 दोनों आ गए, या 2 आ जाता या 5 आ जाता, कुछ भी एक आ जाता, तो यहां पर तो दोनों आ गए। तो यह कौन सी प्रवृत्ति का है, यह है शांत, कौन सा, यह शांत प्रसार है। यह है संख्या क्या है, शांत प्रसार है। दशमलव शांत प्रसार, क्या लिखना है, दशमलव शांत प्रसार लिखना है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। आज यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम करेंगे सेकंड चैप्टर से, और उस सेकंड चैप्टर में आपको मैं बिल्कुल यथावत तरीके से हर एक प्रश्नावली डलवाऊंगा। और एक प्रश्नावली जहाँ ऐसा यहाँ पर भी मैंने करवाया, लेकिन 2 में और चैप्टर 2 में आपको एक प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप बिल्कुल अपनी फेयर कॉपी भी बना सकते हैं, बिल्कुल फेयर नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे आसान तरीके से समझाऊंगा और डिटेल तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। और उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में ज़्यादा बार पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों पर भी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना है, 77/210। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 210 का गुणनखंड तोड़ेंगे।
210 का आपने गुणनखंड तोड़ा तो आप देख रहे हो 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, फिर 0, 2 पंचे 10। अब किससे टूटेगा? अब 5 से टूटेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब फिर किससे टूटेगा? 3 से, तो 30 साते 21। अब किससे टूटेगा? 7 से, तो 7 एकम 7। तो देखो आप यहाँ पर 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 1 1 बार आए। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि 2 और 5 आए तो वह शांत प्रसार है, लेकिन अगर उसके बाद और कोई भी संख्याएं आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, विषम संख्याएं आ गई, अभाज्य संख्याएं आ गई, तो वह कौन सा कहलाएगा? तो यह अशांत प्रसार, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत आवृत्ति का कहलाएगा। क्लियर है? तो यह कौन सी प्रवृत्ति का हुआ? अशांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फेयर नोट्स तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको ये आने चाहिए और पता होना चाहिए। मैंने आपको सभी इसमें बताया, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी बताया है, एलसीएम एचसीएफ के भी बारे में बताया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है पिछले वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका सरल है, उसमें तो हमें तोड़ना नहीं है, टूटा हुआ है। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 7 भी आ गया। तो आप इसको देख के ही बता सकते हो कि ये कौन सा है? अशांत, अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। यह क्वेश्चन क्या है? यह संख्या क्या है? अशांत आवृत्ति की संख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए। जिन भी विद्यार्थियों को मैथ की क्लास ज्वाइन करनी है, 10th की, 9th की, 11th की, 12th की, जो भी विद्यार्थी 11th, 12th, 9th, 10th की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ चारों क्लासों की पढ़ाई जाएगी। ठीक, और हमारी ऑनलाइन क्लास में भी आप इन क्लासों की मैथ पढ़ सकते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th। तो जिन भी विद्यार्थियों ने 11th और 12th में मैथ सब्जेक्ट लिया है और उन्हें मैथ्स कहीं पर भी किसी भी टीचर के पास जहाँ कर पढ़ने में समझ में नहीं आ रही है, अच्छा टीचर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो आप हमारे पास आ सकते हैं मैथ पढ़ने के लिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। आपकी जहाँ पर भी जो भी कमजोरी होगी उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, उस पर क्या करेंगे? हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप जिसको भी मैथ पढ़नी है वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और हमारी क्लास ज्वाइन कर सकता है। ठीक, 9th की क्लास के लिए, 9th, 10th, 11th और 12th की क्लास के लिए लाइव आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन क्लास भी रहेगी आपके लिए और ऑफलाइन क्लास भी रहेगी। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और सभी सरों से यहाँ पर आपको, सभी कोचिंगों से यहाँ पर आपको बहुत ही न्यूनतम फीस आपकी रहेगी। तो और बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा सहूलियत रहेगी पढ़ने में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। कोई भी कोचिंग प्रिंटेड नोट नहीं दे रही है 11th 12th के, ना 9th ना 10th के, लेकिन हम लोग प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी कोचिंग का नाम पता नहीं है वो नोट कर लीजिए, राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पर। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल करके आप अपनी क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कोचिंग का नाम क्या है? राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लास है। जो आर्ट का, जिसने 11th और 12th में आर्ट सब्जेक्ट लिया है उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं आर्ट के, वो भी आर्ट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरे टीकमगढ़ भर में आर्ट की कोचिंग के लिए बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड है यहाँ पर।
प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, जो भी कोई भी कोचिंग आपको प्रिंटेड नोट नहीं दे रही है। 9th 10th 11th 12th के भी आपको प्रिंटेड नोट मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट से मिलेंगे। 11th 12th में जिनने मैथ सब्जेक्ट लिया है, आर्ट सब्जेक्ट लिया है, वो विद्यार्थी बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर मैथ, केमिस्ट्री, आर्ट के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम क्लास, बहुत ही न्यूनतम फीस में, ठीक। कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, ठीक। लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, ऑफलाइन क्लास भी मिलेगी। हमारा ऐप भी आपको कुछ दिन में प्राप्त हो जाएगा, उस पर भी आपको हमारी क्लास, लाइव क्लासें मिलेंगी। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो सुविधा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना 10th की क्लास के लिए दूसरे चैप्टर के साथ, 2nd चैप्टर से, ठीक। और अपने जो भी 2nd चैप्टर पढ़ना चाहता है, लाइव क्लास जुड़ना चाहता है, जुड़िए, नोट्स लेके, कॉपी लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक। चलते हैं, नमस्कार।